देश अभी कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहा है और अब बात ये भी शुरू हो गई है कि तीसरी लहर भी जल्द आने वाली है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि माना जा रहा है कि तीसरी लहर में कोरोना बच्चों को निशाना बना सकता है। 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर के चिंता जताई है और सरकार से पूछा कि बच्चों के लिए वैक्सीन की क्या तैयारी की गई है, कोरोना से बच्चों को कैसे बचाया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आप पहले जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि तीसरी लहर में बच्चों को प्रभावित होने की आशंका है, ऐसे में सरकार क्या कुछ कर रही है वैक्सीनेशन को लेकर, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार ने क्या सोचा है, टीका अभियान में बच्चों की भागीदारी कैसे हो सकती है, इस पर सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। घर पर इलाज करा रहे लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन की जरूरत जो है आखिर कैसे पूरी होगी, सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल सरकार से। जैसा कि हमने आपसे बताया कि हमारे पास डॉक्टर का बड़ा पैनल है, आपको बता दें हमारे साथ तीसरी लहर में बच्चों को कितना खतरा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ गया है। फोर्टिस अस्पताल से डॉक्टर आशुतोष सिन्हा और आकाश हेल्थ केयर से डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। मैक्स अस्पताल से इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर मीनाक्षी जैन भी जुड़ गई हैं। मैम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। इस वक्त आपके सजेशंस की आप जो कहेंगे वो पूरा देश सुन रहा होगा। सबसे पहला सवाल मीनाक्षी जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अब बच्चों को भी कोरोना ये निशाना बना सकता है, कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा ये, क्योंकि मेंटल स्तर पर भी कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी तो होगी, साथ ही पेरेंट्स पे भी असर पड़ेगा। मीनाक्षी जी, अब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? डॉक्टर आशुतोष, सवाल मेरा आपसे ये कि इस वक्त अगर ये कोरोना का असर अगर बच्चों पर होता है तो कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा बच्चों को, उनके मेंटल हेल्थ को कितना ज़्यादा प्रभावित कर सकता है? नमस्कार। अभी के सिचुएशन में जैसी स्थिति चल रही है, और अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम लास्ट ईयर और इस साल, तो बच्चों के इंसिडेंस ऑफ कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। कंपेयर टू लास्ट ईयर 5 to 10% थे और अभी किसी किसी एरियाज में 20 to 40% बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से ही लॉकडाउन में है, स्कूल्स बंद हैं, ये घर पे ही कन्फाइंड है। ये बच्चे जो होते हैं इनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू, वो अपने लैपटॉप्स, मोबाइल्स, गेम्स, इन पे ही ज़्यादा चल रही है, इनकी एनर्जी कहीं और यूज़ नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो हम लोग देख रहे हैं अपने ओपीडी कंसल्टेशंस में, वीडियो कंसल्टेशंस में हम देख रहे हैं कि बच्चे, जब आप वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हो तो बच्चे कॉन्स्टेंटली अपने मोबाइल में ही अंदर रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये मानसिक असर जो है वो बच्चों में दिख रहा है। वो काफ़ी इरिटेबल हो रहे हैं, काफ़ी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनसे मोबाइल्स ले ली जाए तो विथड्रॉल टाइप के सिम्पटम्स हो रहे हैं, बहुत एग्रेशन दिख रहे हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड हैं, जो बच्चों में मेंटल इश्यूज़ पैदा करने वाले हैं, और इनफैक्ट इसके लिए हमें भी थोड़ा केयरफुल रहना होगा और जी, सावधान रहना होगा। आपको बता दें आकाश हेल्थ केयर से डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभात जी, आपसे सवाल मेरा यही कि इम्यूनिटी चूँकि बच्चों के अंदर बहुत अच्छी नहीं होती है, हालांकि बीमारी से बहुत जल्दी वो उबर भी जाते हैं, ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर तीसरी लहर में टाइम है तो इम्यूनिटी बढ़ाने का वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों के पास। नमस्कार सभी दर्शकों को। जहाँ तक इस लहर में देखने को मिला है, दूसरे फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में सेकेंड स्टेज में काफ़ी सारे केसेस बच्चों में देखने को आए हैं। जहाँ तक वायरस के अंदर नए नए म्यूटेशन होने के बाद से इसकी विरुलेंस पावर बढ़ती जा रही है। फर्स्ट स्टेज में इसी का परिणाम था कि बच्चों में कम देखने को मिले केसेस। इस लहर में, इस वेव में बच्चों के अंदर इन्फेक्शन के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जहाँ तक रही बच्चों के अंदर स्पेसिफिकली इम्यूनिटी बढ़ाने की बात, हम बच्चों को बाकी सारी सावधानियाँ जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और बैलेंस डाइट, प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी इनके लिए। और जहाँ तक रही अभी तक स्पेसिफिक इम्यूनिटी लाइक वैक्सीन की, अभी तक वैक्सीन बच्चों में अप्रूव नहीं की गई है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कनाडा ने फाइजर की वैक्सीन बच्चों में 12 to 15 ईयर एज ग्रुप में अप्रूव किया है। जी, तो नॉर्मल जो हमारे खान पान से चीज़ें हैं,
जो नॉर्मल मल्टीविटामिन्स है, बैलेंस डाइट है। बच्चों में सबसे ज़्यादा अभी ये देखने को मिल रहा है कि उन लोगों को खेलने के लिए बाहर जाने को नहीं मिल रहा, घर पे रहना, ये सब चीज़ें और हमारे लिए एक इम्यूनिटी को कम करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी डॉक्टर मीनाक्षी, अब आपका रुख करना चाहूंगी, जैसा कि डॉक्टर प्रभात भी बता रहे थे, मेडिसिन की अगर हम बात करें तो अभी जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं या कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको जो मेडिसिन दी जा रही है डॉक्टर मीनाक्षी, वो कहीं ना कहीं उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या बच्चों का इस्तेमाल भी, बच्चों पर भी उन दवाइयों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए अगर कोरोना के केसेस बच्चों में पाए जाते हैं तो? डॉक्टर मीनाक्षी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? डॉक्टर मीनाक्षी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर आशुतोष, आपका रुख करना चाहूँगी, यही सवाल आपसे भी है कि जिन मेडिसिन का इस्तेमाल इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स पर हो रहा है, अगर बच्चों में कोरोना पाया जाता है तो क्या सेम मेडिसिन का इस्तेमाल उन पर भी किया जा सकता है? क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, उन पर असर हो सकता है, शायद नेगेटिव भी हो जाए। या सेकेंड वेव में जो हमने देखा है कि कोविड के केसेस बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, काफ़ी मात्रा में बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे बहुत ज़्यादा सिक हो रहे हैं या फिर उनको हॉस्पिटल या आईसीयू एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ रही है। वो फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन है जिनको हॉस्पिटल एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ रही है। ज़्यादातर केसेस माइल्ड होते हैं और माइल्ड केसेस में इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिसमें कि हम पैरासिटामोल देते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, मल्टीविटामिन है, जिंक्स हैं और ऑब्जर्वेशन। तो बहुत छोटे फ्रैक्शन के बच्चे हैं जो जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे ऑक्सीजन देनी पड़ती है। अब ये बहुत सारी जो दवाइयाँ जो एडल्ट्स में दिए जाते हैं वो छोटे बच्चों में अप्रूव नहीं है, खास करके 12 साल से छोटे बच्चों में या 2 साल से छोटे बच्चों में मेडिसिन बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। लेकिन ये भी मैं कहूँगा सिल्वर लाइनिंग है कि हमें उन सब दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट में ही आते हैं। सीवियर केसेस बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही कम हैं और हम उन दवाइयों को अवॉइड कर पा रहे हैं जो एडल्ट्स में यूज़ होते हैं, क्योंकि उनकी स्टडीज़ भी बच्चों में बहुत कम है, उनकी इम्प्लिकेशंस, उनके साइड इफ़ेक्ट्स ये सब पूरी तरह से स्टडीड नहीं है। सो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा अगर हम बड़ों वाली दवाइयाँ बच्चों में यूज़ करने की सोचते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, चूँकि हम बात कर रहे हैं कि प्रिकॉशंस अगर ले लिया जाए, प्रिकॉशंस अगर अच्छे हों तो बच्चों पे शायद इस तीसरी वेव का असर ना पड़े, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अभी फ़िलहाल जो बड़े लोग हैं, जो युवा हैं, वो बीमार हो रहे हैं तो वो अस्पताल पहुँच रहे हैं, उन्हें बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना पेशेंट अगर बच्चे बन जाते हैं तो वो अस्पताल तक कैसे जाएँ? उन्हें वहाँ भी तो बहुत तरह की परेशानी होगी, ये भी तो एक बड़ी चुनौती हो जाएगी माता पिता के लिए भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चों में कोविड को मैनेज करना एक बहुत ही चैलेंज है, पेरेंट्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी और हॉस्पिटल के लिए भी। तो इसके लिए जो हम सुझाव दे सकते हैं वो है कि माता पिता वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि अगर बड़े लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो बच्चों को ट्रांसमिशन का खतरा कम रहेगा। तो सबसे पहले है कि माता पिता का वैक्सीनेशन हो। दूसरा, वैक्सीनेशन के ट्रायल्स चल रहे हैं जो बच्चों में चल रहे हैं। कनाडा ने 12 to 18 ईयर्स वैक्सीन, फाइजर वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। एफडीए भी फाइजर वैक्सीन का अप्रूवल देने के लिए रेडी है। तो अगर 12 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप में वैक्सीन का अप्रूवल हो जाएगा तो बच्चे उससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। बट तभी तक ये जरूरी है कि माता पिता वैक्सीनेट हो जाएं ताकि वो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन बच्चों में ना करें। दूसरी एक नई चीज जो देखी जा रही है कि जैसे जैसे नया कोविड पैंडेमिक स्प्रेड कर रहा है, जो वायरस है वो अपना स्ट्रेन चेंज कर रहा है। अभी जो नया डबल म्यूटेंट वायरस स्प्रेड कर रहा है उससे जो इलनेस की ड्यूरेशन हो रही है वो बहुत शॉर्ट हो रही है। जैसे पहले वाला वायरस जो ओरिजिनल वायरस था वो लंग को इफेक्ट करने में 8 से 10 दिन लगा रहा था। अभी जो सेकेंड वेव में वायरस सर्कुलेट कर रहा है वो लंग को 4-5 डेज में डैमेज कर रहा है। तो ये ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि थर्ड जो वेव आएगी उसमें जो वायरस होगा वो शायद लंग्स को जल्दी अफेक्ट करेगा। तो हमें प्रिपेयर होना है कि हम बच्चों को अगर इस तरह का इन्फेक्शन होता है उसको टैकल करने के लिए प्रिपेयर्ड हो। हमारे पास पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट हो, हमारे पास पीडियाट्रिक मेडिकेशंस हो
और हम बच्चों को ओवर क्राउडिंग से, स्कूलिंग से जी और मेजर मैरिजेस, पार्टीज, इन सब से दूर रखें जब तक कि ये वैक्सीन जो है बच्चों के लिए अप्रूव नहीं होती है। जी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना ही है। खास तौर पे बच्चों के लिए आपको ख्याल रखना है कि आप ऐसे जगह ना जाएं जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ऐसा डॉक्टर मीनाक्षी कह रही हैं। डॉक्टर प्रभात, कई बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम पाई जाती है, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता को लगता है कि ये हेल्दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वो थोड़ा सा मोटापा ज़रूर होता है। ऐसे में अगर ये बीमारी होती है, अगर कोरोना का इफेक्ट उन पर पड़ता है, तो क्या ये और भी सीवियर होने के चांसेस हैं? हाँ, बिल्कुल। ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ओबेसिटी की वजह से हमारे लंग्स में जनरली कुछ चेंजेस आते हैं, वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। जैसे एक बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, वो ओबेस लोगों के अंदर में ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। ऐसे कंडीशन में कोरोना का इन्फेक्शन होने की स्थिति में इन लोगों में रोग ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस होते हैं। हालांकि बच्चों में टोटल परसेंटेज ऑफ केसेज ऐसे बहुत ही कम है जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक एक रेयर ही सही, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम बोलते हैं मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन। इसके अंदर लंग्स के अलावा भी और भी सारे दूसरे ऑर्गन्स हमारे अफेक्ट होते हैं। इसकी हमें इस वजह से हमें ज़्यादा सजग रहना चाहिए कि बच्चों में कभी भी हमें इस तरह के अगर सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि लगातार बुखार आना, डिहाइड्रेशन के साइंस, और अगर उनकी मानसिक स्थिति में कोई बदलाव आ रही है, अगर डिहाइड्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है, सांस की तकलीफ बढ़ रही है, इस कंडीशन में हमें डॉक्टरों की मदद लेनी चाहिए और हॉस्पिटल जरूर हमें बच्चों को लेके जाना चाहिए। जी, डॉक्टर आशुतोष, एक और बड़ा चैलेंज माता पिता के लिए यहाँ ये हो सकता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो अमूमन उन्हें फीवर आ जाता है, या फिर अगर दांत निकलने की वो प्रक्रिया हो रही होती है तब भी फीवर हो जाता है। ऐसे में कोरोना के सिम्टम्स हैं, ये इन्फेंट्स में कैसे पता लगाया जाए? सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लू होती है वो है कि कोई और फैमिली मेंबर बीमार है कि नहीं। अगर कोई और फैमिली मेंबर को फीवर आई है या आई थी विद इन ए वीक या 10 दिन के अंदर अगर फीवर आई थी और उसके बाद बच्चे को फीवर आई है, मोर देन 90% चांस है कि वो कोविड ही होगी। हाँ, कोविड को टेस्ट करके ही पता कर सकते हैं, कोई उसके अलग से स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स होते नहीं हैं। छोटे बच्चों में फीवर के अलावा जो आजकल काफ़ी हम लोग देखने में आ रहे हैं वो है कि उनको लूज मोशंस होते हैं, पेट में दर्द हो सकती है, हो सकता है आँखों में रेडनेस हो जाए, आँखों में आँखें लाल हो जाएं, या गले में भी सूजन हो सकती है। खांसी और लॉस ऑफ स्मेल्स, लॉस ऑफ टेस्ट जो है वो सभी बच्चों में नहीं मिलती है। काफ़ी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी बच्चों में देखे जा रहे हैं। तो वो कोरिलेटेड हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि परिवार में कोई और बीमार था कि नहीं। और दूसरा ये कि फीवर की पैटर्न, अगर फीवर एक दिन में चली जाती है या हल्का 99 होकर के चली जाती है तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर परसिस्टेंटली वो 100 के ऊपर रहती है, बच्चा खाना पीना अगर छोड़ देता है, अगर उसको दस्त आ रहे हो, लूज मोशंस हो रहे हो, पेट फूल गई हो, पेट में दर्द जैसे सिम्टम्स हो रहे हो, तो ये कोरोना के लक्षण या सिम्टम्स हो सकते हैं और इन बच्चों को टेस्ट करके ही पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर मीनाक्षी, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन सिम्टम्स का तो पता चल जाएगा, लेकिन चूंकि छोटे बच्चे, इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनका शरीर बहुत सेंसिटिव होता है। ऐसे में क्या कोई ऐसे मेडिसिन आप रिकमेंड करती हैं जो आपको लगता है कि इनिशियली अगर बच्चे को फीवर हो, वो 100 तक बुखार पहुँचे, तो ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो आप दे सकते हैं और इसके रिएक्शंस होने के चांसेस बहुत कम हैं? देखिए, बच्चों में जनरली सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं और बच्चों में जो एंटीवायरल मेडिसिन जो हम यूज करते हैं अडल्ट में, फेविपिराविर और रेमडेसिविर, ये अभी अप्रूव नहीं है। तो अगर बच्चों को कोविड होता भी है तो हमें सिम्टोमेटिकली मैनेज करना है। इसके लिए जो यूजुअल मेडिसिन होती है, पैरासिटामोल, जिंक, विटामिन सी और रेगुलर मेडिसिन वही यूज की जाती है। तो अगर बच्चे को फीवर हो तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करके यही मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की तभी जरूरत पड़ती है जब कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो या फिर पसलियां चल रही हो या फिर डिहाइड्रेट हो रहा हो, क्योंकि बच्चों में जनरली कोविड के सिम्टम्स सिर्फ खांसी और जुकाम और सांस लेने में तकलीफ ना होके लूज मोशंस और वॉमिटिंग और पेट दर्द वाले भी सिम्टम्स हो सकते हैं।
तो अगर बच्चे को कॉन्स्टेंटली लूज मोशन हो रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहा है, यूरिन कम आ रहा है और फीवर परसिस्टेंटली बना हुआ है या पसलियां चल रही हैं, इन दैट केस तो आप हॉस्पिटल ले जाइए। अदरवाइज अगर माइल्ड इलनेस है तो पैरासिटामोल और विटामिन की सहायता से और एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड डॉक्टर की सहायता से तभी उसको ट्रीट किया जा सकता है। डॉक्टर प्रभात, लगातार कहा जा रहा है, सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में बच्चों के अंदर अगर इसका प्रभाव पड़ता है, अगर कोरोना पहुंचता है बच्चों तक, तो ये एक बड़ा चैलेंज माता पिता के लिए भी है। और अगर वहाँ इलाज में देरी होती है, इस बात को समझते समझते कहीं ऐसा ना हो कि देरी हो जाए, इसके लिए क्या कुछ किया जाए? माता पिता को क्या कुछ करना चाहिए? अभी जैसा कि मैं बतला रहा था, हमें कुछ वार्निंग साइंस के बारे में हमें ज़रूर अवगत होना चाहिए। हमें उन वार्निंग साइंस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चों में लगातार बुखार आ रहा है, 24 घंटे से लगातार बुखार है और वो झरना रहा हो, बच्चों को लगातार दस्त चल रहा हो, बच्चों का सेंसोरियम, मानसिक स्थिति उसकी थोड़ी ठीक नहीं लग रही, उनकी सेंसोरियम अगर नीचे जा रही है, डिहाइड्रेशन के साइंस आ रहे हैं, बच्चा अगर लेथार्जिक हो रहा है, ये सब सारे वार्निंग साइंस हैं। ऐसे कंडीशन में हमें बिना समय गंवाए हुए डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेज हैं, बच्चों में लक्षण बहुत ही माइल्ड होते हैं, जनरली उन्हें सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस के साथ हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अगर बुखार की अवस्था है तो हम उनको पैरासीटामोल की टैबलेट, जुकाम हो रहा है तो उसके लिए सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस, ये सब दे सकते हैं हम। अगर उनसे सुधार नहीं होती है तो डेफिनेटली हमें डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए और जैसा कि मैंने वार्निंग साइंस बताए, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। उस स्थिति में हमें तुरंत डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आशुतोष, एक और बड़ा चैलेंज माता पिता के सामने है कि आजकल के जो माता पिता हैं वो वर्किंग हैं। अब जैसे कि अभी अभी ये बातचीत हुई कि बच्चों को अपने आप से दूर रखिए, वो डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करके रखना चाहिए, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, खासतौर पे जो इन्फेंट्स होते हैं, उनको दूर रखना ना तो माँ के लिए संभव है ना उस बच्चे के लिए संभव है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ये काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है परिवार के लिए, एथिकली भी। लेकिन एज ए डॉक्टर हम लोगों की सलाह वैसे रहती है जो हम बेस्ट एडवाइस दे सके उस सर्कमस्टेंस के हिसाब से। तो जब एक बच्चा पॉजिटिव आता है तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि परिवार में सभी लोगों का टेस्ट होना चाहिए, उसमें से आइडेंटिफाई होने चाहिए कि किनको पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है अभी। तो मदर्स, जैसे बच्चा अगर दूध पीता हुआ बच्चा है जो माँ के दूध पे ही निर्भर है, तो अभी रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस के हिसाब से माँ के दूध को मना नहीं किया गया है। माँ का दूध अभी भी सर्वोत्तम है, वो कोविड से लड़ने में बच्चों की हेल्प करता है। तो माँ के दूध को कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। माँ जब दूध पिलाए तो मास्क पहन के पिलाए और अपने को बच्चे से जितना हो सके उतना दूर रखे। दूध पिलाकर अगर हो सके तो जो घर में नेगेटिव है वो उस बच्चे को केयर करे और जब दूध पीने का टाइम आए तो फिर माँ को दे दे और माँ दूध पिलाकर वापस उस बच्चे को वापस। चूंकि आपने माँ का दूध सर्वोत्तम बताया और सर्वोत्तम माना ही जाता है, ऐसे में डॉक्टर आशुतोष, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है और वो बच्चे को दूध का सेवन करवाती है तो क्या यह आशंका और ज़्यादा बढ़ जाती है कि बच्चा भी पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क से कोरोना ट्रांसमिट हुई है बच्चों में। इनफैक्ट ब्रेस्ट मिल्क से बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं जो बच्चे को जाती है और वो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। तो बेनिफिट जो ब्रेस्ट मिल्क की है दैट इज फार मोर देन द रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क यही होती है कि जब माँ बच्चे को सामने ले आकर दूध पिलाती है तो माँ के सांस से कुछ वायरसेस हो सकता है जाए, लेकिन अगर मदर N95 की मास्क पहनकर अगर दूध पिलाए या डबल मास्क पहन के दूध पिलाए, ये रिस्क काफी हद तक कम हो जाती है और बच्चे को हम उस कोविड से बचा सकते हैं। जी डॉक्टर आशुतोष, माँ का दूध कभी भी जी बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर आशुतोष, क्योंकि ये संशय मुझे लगता है आधी जनता के अंदर है कि चूंकि बच्चा छोटा है तो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे हो और ये कितना सही रहेगा बच्चे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।